और हेलो मेरे दोस्तों और सहपाठियों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार सबसे पहले तो आप सभी को। और थोड़ा विलम्ब हुआ ये वीडियो लाने में, क्योंकि दोस्तों मेहनत चल रहा है, आगे और चलेंगे और ज़बरदस्त मेहनत करेंगे हम सभी मिलकर, है ना दोस्तों। मेरे साथ आप भी मेहनत करेंगे, आपके साथ मैं भी मेहनत करूँगा। और दोस्तों चलिए, इधर उधर की बातें बहुत हो गया, है ना। वैसे ये सब बातें भी ज़रूरी है। और सीधा हम आ जाते हैं आज के विषय पर, जहाँ पे हम वही एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर आए हैं। वही सीरीज़ हमारा चल रहा है, हिस्ट्री का सीरीज़ दोस्तों। इतिहास इतना छोटी तो है नहीं। तो आज का विषय हमारा होगा मौर्य वंशज, यानी मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का ये पार्ट 1 है दोस्तों। और बढ़ते आगे, पहला सवाल आपका, पहला सवाल से आज का जो हमारा जर्नी है हम शुरू करते हैं। सवाल आपके पास दिया हुआ है कि हु एमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम पियदसी। यानी जो नाम है देवनाम पियदसी, इस नाम से इनमें से किन को संबोधित किया गया है इतिहास पे। किंग अशोक, लॉर्ड बुद्ध, किंग चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर लॉर्ड महावीर। दोस्तों सवाल आया हुआ है एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2003 में। देवनाम पियदसी के नाम से हम किन को जानते हैं, इतिहास में किन को इस नाम से दर्ज किया गया है। दोस्तों सही उत्तर है आपका, सही उत्तर है आपका दोस्तों, क्या होगा, ये रहा अशोका द ग्रेट। जी हाँ, ये जो नाम है ये अशोक, महाराज अशोक को ही हम लोग इस नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देवनाम पियदसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देवनाम पिया यानी बिलाव्ड ऑफ गॉड दोस्तों, यानी भगवान के जो प्रिय हैं उन्हें देवनाम पिया कहा जाता है, यानी देवनाम, समझ पा रहे, भगवान के। दोस्तों ये जो है एक्चुअली पाली लैंग्वेज के एक्सट्रैक्ट है। पाली लैंग्वेज में ये नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जो भाषा है, आप मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ ये मैं कि ये जो भाषा है, ये जो नाम है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में लिखा है। और नीचे में देखो आप, इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया हुआ है। दोस्तों देवनाम पिया इज ए पाली हॉनरिफिक एपिथेट एंड दिस टाइटल इज पर्टिकुलरली यूज्ड बाय फ्यू इंडियन किंग्स। यानी बहुत कम राजा थे इतिहास में, ऐसे राजा हुए हैं जो इस पर्टिकुलर जो टाइटल है इसको वे अपने नाम के साथ यूज़ किए हैं। और मेनली ये जो टाइटल है दोस्तों किनको जाता है, टाइटल डेडिकेटेड टू थर्ड मौर्यन एम्पायर एंड अशोका। यानी मौर्यन एम्पायर के जो तीसरे राजा थे, यानी महाराज अशोक, उनको ही सबसे ज़्यादा इतिहास में इस नाम से संबोधित किया गया है। और दोस्तों ये पाली भाषा है कि एक हॉनोरिफिक एपिथेट, यानी दोस्तों ये सम्मान सूचक एक विशेषण है, पाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द ग्रेट सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन, यानी ग्रेट सांची स्तूपा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कैम इन एसएससी डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009। तो सही उत्तर क्या होगा, कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश। ये रहा आपका सही उत्तर। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं मैप में, मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच में सांची स्तूप स्थित है। दोस्तों थोड़ा सांची स्तूप के बारे में और डीप थोड़ा जानकारी ले लें, संक्षिप्त में ही लेकिन डीप। ये देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा सांची स्तूपा और बगल में इसका लोकेशन। देश भारत, महाराज्य नहीं, राज्य मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट रेजिन के अंतर्गत आते हैं ये, शहर सांची, इसलिए इसका नाम सांची स्तूपा पड़ा। और जो लोकेलिटी है, यानी एक्चुअल जो लोकेशन है, ये ऑन हिल टॉप, एक पहाड़ पर स्थित है ये। आगे दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से ज्योग्राफिकली लोकेशन जान लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड अबाउट 23 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ रायसेन टाउन एंड 46 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल। यानी दोस्तों यह रायसेन शहर के जो जिला मुख्यालय है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उनसे लगभग 23 किलोमीटर दूरी पर। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उनसे 46 किलोमीटर, यानी आप राजधानी की ओर से जाओ तो 46 किलोमीटर यानी 29 मील उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इतना तो हो गया सांची स्तूप के बारे में। लेकिन हमें स्तूपा क्या है दोस्तों, ये बार बार क्यों आ रहा है, तो स्तूपा के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो स्तूपा आपके पास ये रहा। तो स्तूपा होता क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे स्क्रीन पर, ये और एक स्तूपा है दोस्तों। ये स्तूपा कहाँ पे है दोस्तों, श्रीलंका पे है। आप जो बगल में स्क्रीन पर देख रहे हैं श्रीलंका पे है दोस्तों। ये मैं एक जनरल सिंबल लिया, स्तूपा का एक छवि ले लिए। तो स्तूपा के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, आपको माइंड में ये इमेज बना रहेगा। तो बुद्धिज्म के अनुसार स्तूपा, जिसे हम संस्कृत में स्तूप कहते हैं, क्या है ये, पहले इंग्लिश में जान लेते हैं। इट इज़ अ माउंड लाइक और हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, हेमिस्फेयर के शेप में आप देख रहे हैं इसको, कंटेनिंग रेलिक्स। दोस्तों रेलिक्स कैसे, इसे शरीरा कहते हैं,
है ना, पाली या फिर संस्कृत में शरीर कहते हैं। शरीर शरीर क्या है, इट टाइपिकली द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स। तो बुद्धिस्ट कोई भी महान संत जो होते हैं बुद्धिस्ट समाज में, उनका जब देहांत होता है तो उनका बॉडी का समाधि एक तरह से आप कह सकते हैं, समाधि यहाँ पे बना होता है। और ये जो है मेनली बुद्धिज़्म फॉलोअर्स का जो ध्यान केंद्र है वो ध्यान केंद्र बना हुआ है ये दोस्तों। यहाँ पे वे ध्यान करने आते हैं। ये लिखा भी हुआ है, देखिए दोस्तों हिंदी में भी, कि बौद्ध धर्म में स्तूप, ये जो स्तूपा होते हैं क्या होता है कि एक टीले जैसी या अर्ध गोलाकार संरचना यानी हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, जिसमें अवशेष यानी इनमें क्या होता है, इनके अंदर क्या होते हैं कि शरीरा जिसे कहते हैं, यानी आमतौर पर बौद्ध भिक्षुओं या ननों के अवशेष, के शरीर के अवशेष रहते हैं, और इन जिनका उपयोग ध्यान के स्थान के रूप में किया जाता है। यानी यहाँ ये एक ध्यान क्षेत्र है। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है आप देख पा रहे, इट इज़ यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन। बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स है वे यहाँ पे ध्यान करने आते हैं। और दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, ये तो हमें पता चला कि स्तूपा होते क्या है, लेकिन इनका बनाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड बिल्डिंग ऑफ दिस स्तूपास? तो प्राइमरी रीजन फॉर बिल्डिंग द स्तूपास was to spread and preserve Buddhism's philosophy, यानी बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, यानी इस धर्म का क्या क्या इनका उद्देश्य है और इसको क्यों फैलाए, इन सभी का पीछे ये स्तूपा बनाने का रहस्य है। यानी स्तूपा बनाने का मेन रहस्य क्या है, ताकि ये बुद्धिज़्म जो बौद्ध धर्म है ये दूर दूर तक फैले और लोगों को इनके बारे में पता चले और इस धर्म को लंबे समय तक इसका संरक्षण हो सके। यही इसका मूल उद्देश्य है। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि स्तूपा अभी फिलहाल हमारे देश में कितने हैं, तो कुल मिलाकर बोला जाए देश में और अराउंड द वर्ल्ड टोटल 84,000 स्तूपा अब तक बन चुके हैं। मेनली भारत में कहा जाता है, तो टोटल 84,000 स्तूपा अब तक बन चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये था स्तूपा के बारे में थोड़े संक्षिप्त जानकारी। अगला सवाल दोस्तों, कौटिल्य अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य कौन है दोस्तों? आचार्य चाणक्य, है ना, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्यन एम्पायर बनाया था, यानी मौर्यन डायनेस्टी का गठन जिसने किया था। तो चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक किताब लिखा था, पुस्तक लिखे थे। तो ये एक्चुअली किसके बारे में बात करते हैं, यानी इस पुस्तक में मेनली किस विषय में एस्पेक्ट्स में मतलब जानकारी दिया गया है, लिखा गया है? इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसीज, रिलीजियस लाइफ या सोशल लाइफ। यानी दोस्तों इकोनॉमिक लाइफ या फिर आर्थिक जीवन, पॉलिटिकल पॉलिसीज यानी राजनीतिक नीतियां के बारे में, रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन के बारे में इसमें विश्लेषण है, या फिर सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन के बारे में ये बात करते हैं। दोस्तों कौन होगा आपके अनुसार, सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सवाल आया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी दोस्तों सिविल सर्विस का सवाल है। तो दोस्तों आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा पॉलिटिकल पॉलिसीज। जी हाँ, ये आपका सही उत्तर है, यानी राजनैतिक नीतियाँ, इनके बारे में इन पर संक्षिप्त जानकारी दिया। एक्चुअली दोस्तों ये बनाया गया था, इन पर मेनली कानून के बारे में संबंधित ही बातें किए गए हैं। तो जब कानून के बारे में बातचीत किया जा रहा था तो इनमें कुछ और अलग अलग क्षेत्र भी इन पर वर्णन किए गए हैं। थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़े, आगे क्या बढ़ेंगे दोस्तों, ये अर्थशास्त्र अगर आ ही गए हैं हमारे मुद्दे, हमारे प्रश्न उत्तर के हल करते हम अगर अर्थशास्त्र में आ गए, तो अर्थशास्त्र एक बहुत ही जाने माने एक पुस्तक है दोस्तों हमारे देश के लिए, जिन पे कानून के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बातचीत किया गया। तो अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जानकारी ले ही लेते हैं दोस्तों, फिर क्या देरी, आज हो ही जाए। तो ये देख पा रहे हैं आप अर्थशास्त्र की एक पिक्चर। तो इनके बारे में एक्चुअली किसके बारे में बात किया गया है दोस्तों? व्हाट इट टॉक्स अबाउट, इट इंक्लूड्स बुक्स ऑन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, मार्केट्स एंड ट्रेड, the methods for screening ministers, diplomacy, theories on war, nature of peace, and the duties and obligations of a king. And not only this, आगे क्या कह रहे हैं? The text incorporates Hindu philosophy, which includes ancient economic and cultural details on agriculture, mineralogy, mining and metals, animal husbandry, medicine, forests and wildlife. इन सभी मुद्दों पर ये बात करते हैं। यानी दोस्तों इसको थोड़ा सा आपको हिंदी में समझा दूं, सरकार की प्रकृति, कानून, नागरिक और आपराधिक यानी आपराधिक अदालत प्रणाली, नैतिकता, नीति नियम, अर्थशास्त्र, बाजार और व्यापार, मंत्रियों की स्क्रीनिंग के तरीके, कूटनीति,
युद्ध पर सिद्धांत, शांति की प्रकृति और एक राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, क्या होना चाहिए और दायित्व क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में इस किताब में वर्णन किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और भी कहते हैं कि इस पाठ में, पुस्तक में हिंदू दर्शन के बारे में भी काफ़ी वर्णन दिए गए हैं, और जिसमें कृषि, खनिज विज्ञान, खनन यानी माइनिंग, धातु, पशुपालन, चिकित्सा, वन और वन्य जीवन से लेकर सभी प्राचीन आर्थिक और सांस्कृतिक विवरण के बारे में बातचीत किए गए हैं। यानी लगभग सभी मुद्दों पर जो एक देश को चलाने के लिए ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी के बारे में इस बुक में बात किए गए हैं दोस्तों। तो यही कारण है कि ये बुक इतने प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये था कुछ संक्षिप्त जानकारी अर्थशास्त्र के बारे में। आगे सवाल ये कह रहे हैं कि वही अर्थशास्त्र से रिलेटेड कि इन हाउ मेनी अधिकारणस इज द कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड, यानी कितने अधिकारणस में ये अर्थशास्त्र डिवाइड किया गया, अर्थशास्त्र को कितने भाग में विभक्त किए गए हैं, अधिकारणस में विभक्त किए गए। यानी अर्थशास्त्र को भाग करने का जो नाम था, यानी जो अलग अलग भाग थे उनको अधिकारणस बोलते थे। अधिकारणस जो है, अधिकारणस क्या है थोड़ा जानेंगे आगे, लेकिन ऑप्शंस जान लेते हैं इसके लिए। 11 अधिकारणस, 12, 14 या 15। दोस्तों सवाल आया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में। सही उत्तर क्या होगा? सवाल तो मैं थोड़ा लंबा समझा दिया, क्षमा चाहता हूं अगर आपको तकलीफ हुआ हो। तो सही उत्तर होगा आपका 15 अधिकारणस, यानी कुल कंप्लीट जो अर्थशास्त्र वाला किताब है, ये पुस्तक है, ये कुल 15 अधिकारणस में विभक्त किए गए हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अर्थशास्त्र। तो ये अधिकारणस क्या होता है, इसे बुक टाइटल्स कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू, यानी जो पूरा अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकारणस यानी बुक टाइटल जिसे कहते हैं। बुक टाइटल मतलब होता है दोस्तों पुस्तक की जो शीर्षक होते हैं, है ना, किताब की एक टाइटल्स होते हैं दोस्तों। तो टोटल 15 टाइटल्स, अलग अलग टाइटल्स में ये किताब पूरी पुस्तक विभक्त है। कुल इसमें 150 चैप्टर्स हैं और 180 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और इनसे ये संपूर्ण किताब पूरे होते हैं। और इतने ही के अंदर ये सभी विषय को थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों संक्षिप्त में इनको टच किए हैं। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन एज ए हैंडबुक बाय कौटिल्य फॉर चंद्रगुप्त टू इंस्ट्रक्ट हिम इन हाउ टू रेन ओवर एन एम्पायर। यानी दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसे कौटिल्य ने मुख्यतः चंद्रगुप्त के लिए बनवाया था, लिखा था, और इसका एक पुस्तिका के रूप में दिया था, हैंडबुक में, यानी कहीं भी जाए इसको ले जा सके, आसानी हो ले जाने में, ताकि वे उसे, यानी आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक साम्राज्य, चूँकि उनको उनके द्वारा एक इतने बड़े साम्राज्य का गठन करना था, तो ज़रूरी था उनको हर एक समय उनका कोई भी कठिनाई है तो वे उनके साथ खड़े रहे। तो वे उसे क्या करते थे दोस्तों, इस किताब के ज़रिए वे क्या करते थे, हर तरह का शासन, यानी किस तरह से एक साम्राज्य को चलाने के लिए शासन करना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उन सभी के बारे में हर एक समय पर वे उपदेश दिया करते थे इस किताब के जरिए। जी हाँ, तो मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वे बनवाए थे, लेकिन आज पूरा देश को ये काम आ रहा है, तो ये बहुत ही खुशी वाला बात है। बढ़ते अगले सवाल क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बाई व्हिच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। यानी आचार्य चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बचपन में उनका नाम क्या था? अजय जिसे कहते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्ता। आचार्य चाणक्य बचपन का नाम क्या था? सवाल आया हुआ है UPPCS 2006 प्री का सवाल है दोस्तों ये। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विष्णुगुप्ता। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य का नाम बाद में पढ़ा, लेकिन उनका सर्वप्रथम नाम था विष्णुगुप्त। दोस्तों ये रहा आचार्य चाणक्य, ये उनका नाम। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये छवि में भी वे निर्देश देते ही दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हुज बुक प्रोमिनेंटली फिगर्स अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। यानी वो कौन सी किताब है, वो कौन सी पुस्तक है दोस्तों, जहां सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है, यानी प्रमुखता से सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इस पर डिस्कस किया गया है। किसके पुस्तक है दोस्तों? कौन सी नहीं, मैं गलत बोल दिया थोड़ा। किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बात किए गए हैं? भाषा, शूद्रका, विशाखादत्त या अश्वघोष। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2004 का सवाल, किनके किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेनली विश्लेषण किया गया है?
और बहुत ही प्रसिद्ध किताब भी है दोस्तों, आगे जानेंगे हम लोग इस किताब के बारे में। आप पहले इसका आंसर बताइए कि कौन था वो शख्स। सही उत्तर क्या होगा आपको? विशाखादत्त। जी हाँ, वे वो शख्स थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कंप्लीट उनका लाइफ स्टोरी को लोगों के सामने, समाज के सामने उदाहरण के रूप में रखने के लिए ये एक पुस्तक लिखा था, एक बुक लिखे थे। तो ये विशाखादत्त लिखे थे। तो विशाखादत्त कौन थे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। इनके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। विशाखादत्त वाज एन इंडियन संस्कृत पोएट एंड प्ले राइट। प्ले राइट मतलब दोस्तों नाटक लिखने वाला। वे नाटक लिखते थे, इसे नाटककार बोला जाता है दोस्तों। नाट्यकार नहीं बोल रहा हूँ मैं, नाटककार भी बोलते हैं इनको। नाटककार यानी जो नाटक को लिखते हैं, और नाट्यकार जो उनको खुद प्ले करते हैं, उनका एक्टर एक्ट्रेस बनकर प्ले करते हैं। दोस्तों ये संस्कृत भाषा के, भारत संस्कृत भाषा के एक जाने माने कवि थे, साथ ही साथ नाटक, अलग अलग नाटक लिखते थे। और दोस्तों उन्होंने जो ये बुक लिखा था दोस्तों, हमने अभी हमने पढ़ा, उसने एक पुस्तक लिखा था जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में बात किया था। पुस्तक कौन सा? ये है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पुस्तक। तो ही रॉट ए बुक नेम्ड मुद्रक राक्षसा। मुद्र राक्षसा जो है, इस किताब का जो नाम था मुद्र राक्षसा। एंड इन दिस बुक ही डिस्क्राइब द एसेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कंप्लीट चंद्रगुप्त मौर्य का जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके स्ट्रगल्स, उनका विनिंग्स, उनका जो कठिनाई है, इन सभी के बारे में इस किताब में बारीकी से बात किए गए हैं। और बाद में इस किताब को दोस्तों नाटक का रूप दिया गया है। इस पर्टिकुलर किताब को नाटक के रूप में इसको प्रकट किया गया लोगों के सामने। आप देख भी पा रहे हैं इस किताब को, अगर आपको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ए 4th सेंचुरी सी संस्कृत प्ले, यानी नाटक ऑन चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता। जी हाँ दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये था कुछ संक्षिप्त जानकारी। अभी आगे, हु इन एंशिएंट इंडिया एज्यूम्ड द टाइटल अमित्रघाता। यानी ये जो नाम आप देख रहे हैं अमित्रघात, ये प्राचीन भारत में किन्हें ये नाम से संबोधित किया गया था, उपाधि दिया गया था, किनको? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। क्वेश्चन कैम इन वेस्ट बंगाल PCS प्री। दोस्तों कौन होगा वो शख्स? सही उत्तर है बिंदुसार। जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार, ये रहा बिंदुसार। सो बिंदुसार कौन था? ही वॉज ए मौर्यन एम्पायर, सेकेंड मौर्यन एम्पायर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है वो बिंदुसार है। और ये था सेकेंड मौर्यन एम्पायर जो 297, यानी कब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 297 BC में वे अपना राज्यभार ग्रहण किए, यानी उनका राज्याभिषेक हुआ। और तभी से ठीक लगभग 273 BC तक, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, 297 से 273 BC तक उन्होंने अपना राज्यकाल संभाला। उनके बाद उनका ही पुत्र अशोक ने राज्यभार संभालने आया। दोस्तों ये अमित्रघाता, अभी थोड़ा ये जानकारी ले लेते हैं कि उनको अमित्रघाता नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये नाम का मतलब क्या है? अमित्रघाता होता क्या है? अमित्रघाता का अर्थ होता है, ये संस्कृत भाषा है दोस्तों, संस्कृत भाषा का एक शब्द है। इनका अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ ओपोनेंट्स, यानी जो शत्रु को विध्वंस कर सके। दोस्तों ये नाम उनको किस कारण से पढ़ा था? फॉरेन डिप्लोमेसी, फॉर इज फॉरेन डिप्लोमेसी एंड क्रश्ड ऑफ विदर्भ रिवोल्ट। यानी दोस्तों ये नाम उनको जो पढ़ा था, किस कारण से? वे विदेशी कूटनीति में एकदम माहिर थे दोस्तों। विदेशी मामले में कुछ भी कोई मामला मुद्दा है तो वे उसमें एकदम नंबर 1 डिसीजन रखते थे, चिंताधारा करते थे। साथ ही साथ विदर्भ में एक बार बहुत बड़ा विद्रोह जारी हुआ, विद्रोह का शुरुआत हुआ। उन पे वे इस विद्रोह पे ये ऐसा रूप अपना दिखाया, यानी वे इस तरह से उस विद्रोह को कुचले, क्रश किए कि उस समय से उनका नाम अमित्रघाता पड़ गया। और इतना ही दोस्तों, बाद में लेटर ही वॉज ऑल्सो नेम्ड एज अमित्रोचैट्स। अमित्रोचैट्स सीक्वेंस से अमित्रोचैट्स बाई ग्रीक हिस्टोरियंस। ग्रीक हिस्टोरियन ने, यानी जो यूनानी इतिहासविद है, वे इनको अमित्रोचैट्स नाम से भी संबोधित करने लगे बाद में। उनका ये जो विदर्भ रिवोल्ट के जो उसका जो उनका जो ये कैरेक्टर था, मतलब उसने जिस तरह से विदर्भ रिवोल्ट को संभाला, विदर्भ के विद्रोह को संभाला, वो इस तरह से फैल गए कि ग्रीक तक ये बात पहुंच गया। और ये जो उन्होंने जो नाम रखा है एमिट्रोकैट्स, ये उसी संस्कृत भाषा अमित्रघाता से ही डिराइव किया गया है। जी हाँ, संस्कृत इस वर्ड से ही डिराइव किया गया है नाम, उनका भी मीनिंग सेम ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा। यानी सांची के जो स्तूप है, सांची में स्थित जो स्तूप है, जो अभी अभी उनके बारे में थोड़ा जानकारी लिए थे दोस्तों कुछ समय पहले, तो ये किसने बनवाया था? हमने पढ़ा कहाँ पे स्थित है, लेकिन बनवाया किसने था दोस्तों? बिंदुसार, कौटिल्य, अशोक या गौतम बुद्ध।
दोस्तों क्वेश्चन क्या मीन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2004 किनके द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? सही उत्तर दोस्तों अशोका, जी हाँ, अशोका ने ये सांची स्तूप को बनवाया था। और ये जो ग्रेट सांची स्तूपा है ये कहाँ पे कब बनवाया गया है, यानी समय कब था वो 3rd सेंचुरी BC, जी हाँ। और ये कुल मैंने अभी भी कितना बोला दोस्तों थोड़ा समय पहले कि कुल 84,000 यानी 84,000 स्तूपास बना हुआ है फिलहाल के समय पे, और उनमें से सबसे पुराना ये सांची स्तूपा है, जी हाँ, इसलिए इतना फेमस है। तो और बनवा कब था दोस्तों, फिर से एक बार बता दूं, 3rd सेंचुरी BC के समय पे, अराउंड दिस टाइम। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, हु वॉज द लास्ट मौर्यन एम्परर। हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये है कि लास्ट मौर्यन एम्परर कौन था, है ना। जो अंत मौर्यन एम्परर था मौर्य साम्राज्य के महाराज, वो कौन थे? जालोक, अवंतिवर्मा, नंदीवर्धना या बृहद्रथ। दोस्तों BPSC 2008 की सवाल है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। अंतिम मौर्य साम्राज्य के महाराज कौन थे, कौन बने? दोस्तों करेक्ट आंसर इज योर बृहद्रथ था, जी हाँ। ये कौन था दोस्तों? ये है बृहद्रथ। इनका छवि नहीं पाया गया है दोस्तों, तो इनको मूर्ति के रूप में इसको बनाया गया है इनको। तो बृहद्रथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ वॉज द 9th एंड द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन एम्परर। ही रूल्ड फ्रॉम 187 to 184 BC when he was killed by his general पुष्यमित्र शंग एंड एस्टेब्लिश द शंग एम्पायर। यानी जो बृहद्रथ थे मौर्यन साम्राज्य के 9वें अंतिम सम्राट थे, यानी इनमें कुल 9 ही सम्राट बने थे मौर्यन एम्पायर पे, उनमें ये 9वें नंबर में आते हैं। और कुल इन्होंने 2 साल, दोस्तों कहीं कहीं पे ये 3 साल लिखा हुआ है कि 187 to 184 ये काम किए, तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 187 to 185, यानी 2 से 3 साल लगभग इन्होंने सिर्फ राज कर पाए। लेकिन अचानक क्या हुआ दोस्तों, उन्हीं पे राज्य पे रहने वाला, राजप्रासाद में रहने वाला सेनापति, उनका जो सेनापति थे अपने पुष्यमित्र शुंग नाम के, वे उन्हें अचानक मार डाला उनका कमजोरी कर देखते हुए। और वहाँ से शुंग साम्राज्य, यानी इसी सेनापति के वंशज से ही शुंग साम्राज्य की स्थापना हुआ उनके द्वारा। तो पहले उन्होंने महाराज बृहद्रथ को मारा, फिर उसने उनका राज्यभार अपने ऊपर ले लिया। तो दोस्तों किसी पर विश्वास तो नहीं कर सकते ऐसे, पैसा के लिए लोग, धन के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये महाराज, और जब महाराज वाला पद यही एक ऐसा पद होता है दोस्तों जब पे कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक। मेगास्थनी के ग्रीक राइटर हैं दोस्तों, तो इनका लिखा हुआ एक किताब है जिन पे मेनली भारत के बारे में बात आते हैं, भारत के बारे में विश्लेषण किए हैं मैंने। तो दोस्तों बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे दोस्तों, सब ऑप्शंस इतना आसान है कि आप ऐसे ही समझ जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है BPSC 2005 में, जी हाँ। और ये आपका अंतिम सवाल है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा इंडिका, जी हाँ। ये वो किताब है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था, भारत के विश्लेषण करती है, यानी प्राचीन भारत, जिस समय मौर्यन साम्राज्य अब राज करते थे हमारा देश में, उस समय का जो भारत की जो समाज व्यवस्था था उनके बारे में इस किताब में विश्लेषण किया गया है। ये रहा वो किताब दोस्तों। और जो आप इसका जो छवि देख रहे हैं अंदर में, ये हमारा मेगास्थनीज है। और दोस्तों इंडिका, आप इंडिका देख रहे हैं तो इंडिका के बारे में थोड़ा सा क्या, इन पे किसके बारे में जानकारी दिया है? इट इज़ एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया बाय द ग्रीक राइटर मेगास्थनीज। यानी इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा लिखित मौर्यकालीन भारत का लेखा जोखा है, यानी मौर्यकालीन भारत में भारत का क्या समाज व्यवस्था था उनके बारे में ग्रीक यानी यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था जिनका नाम इंडिका है। दोस्तों यही था हमारा आज का ये जर्नी, आज का विषय, जिन पे हमने संक्षिप्त में बहुत ही कम चीज़ लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमने जाने। और ऐसे ही और एक शानदार वीडियो लाएंगे आपके पास इसी मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट 2 के साथ, पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। और जय हिंद, टेक केयर एंड टेक केयर दोस्तों।